Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की, और आज की कहानी सुनाने से पहले आप लोगों को एक खबर दे देता हूं। खबर बड़ा ही अफसोसनाक है, और इस खबर को जरूर आप लोग को सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरें जब छुप जाती है तो फिर आने वाले टाइम में 100-200 साल बाद जब हमारे पूर्व आने वाले जो वंशज होंगे, जब वो सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर गंदी गंदी भद्दी भद्दी कमेंट करेंगे, और वो कहेंगे कि जो हमारे बाप दादा थे, जो हमारे खानदान थे, वो कैसे थे कि इस खबर को उन्होंने छुपा दिया, मतलब इस खबर के बारे में विस्तार से बात ही नहीं की। खबर यह है दोस्तों कि पूरे भारत में कई मंदिर हैं, बड़े मशहूर मंदिर है। उनमें से एक मंदिर है तिरुपति बालाजी, और यह मंदिर कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। उसके पीछे कारण था कि कई लोगों के आरोप थे कि जो प्रसाद की क्वालिटी है, जो मिठाइयां है, वो बड़ी डाउन है। अभी अब आरोप लगे, उसके बाद फिर प्रत्यारोप लगे, और ऐसा कुछ नहीं, सब पॉलिटिक्स, सब राजनीति का, ये लोगों का कहना शुरू हो गया, विपक्ष का। लेकिन फिर जो वहां के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार इसकी लैब में टेस्टिंग हो जाए, और उन्होंने जो यह प्रसाद है, जो लड्डू बनाता है, उस लड्डू से कुछ ऐसी चीज मिलाई गई है जो कहीं ना कहीं सनातनी परंपरा के अंतर्गत निषेध है। अब सामने से फिर पलटावार हुआ। जो पूर्व सरकार थे, उनके मुख्यमंत्री यानी कि जो अभी विपक्ष में है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके लड़ाना चाह रहे हैं। अब इन तमाम चीजों के बावजूद जब उस सैंपल को भेजा गया CFSL लैब में, तब उस लैब की जब टेस्टिंग हुई उस चीज की, उस सैंपल की, तब बड़ी अफसोस चीज निकल करके सामने आई है। पहली चीज ये कि उसमें फिश ऑयल मिलाया गया, दूसरी जानवरों की चर्बी मिलाई गई, और ये दोनों चीजें इस्तेमाल होती थी जो लड्डू में चिकनाहट देने के लिए होता है। कायदे से जो नियम है, उस हिसाब से तो उसमें देसी घी का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन चूंकि टेंडर सिस्टम है, और जो सबसे कम पैसा कोट करता है, जो सबसे कम पैसे लेता है, सबसे कम पैसे में सप्लाई दे दे, ऐसे इंसान को टेंडर मिल जाता है। हमारे हिंदुस्तान में ये शुरू का ही रूल है, परंपरा आती रही है। तो वह भी अपनी जो भी कटौती करते करते शायद उन्होंने अपने मूल्यों से ही गिर गया था। कम से कम इतना ध्यान उन्हें रखना चाहिए था कि क्या मिलाना है, क्या नहीं मिलाना है। और जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाकर उस प्रसाद के लड्डू को बनाया गया, जिस प्रसाद को भगवान के श्री चरणों में भोग के लिए अर्पित किया जाता है, जो भगवान के सामने पेश किया जाता है मुख्य भोग के रूप में, और साथ ही वह भक्तों में वितरित किया जाता है। कहा यह जाता है कि लगभग 2.5 से 3 लाख लड्डू मिठाइयां रोज वहां पे वितरित किए जाते हैं। अब आप सोच के देखिए कि जो व्यक्ति पूरी उम्मीद से, आस्था से साथ अपने आप को 1 महीने पहले, 2 महीने पहले से, महीने भर पहले से पवित्र बनकर वहां जाता है कि भगवान के सामने हम पवित्र रहें, और जब उन्हें पता चले कि वो वहां जाकर ही अपवित्र हो गया है, तो फिर उसकी आस्था और उसकी भगवान के साथ ये कैसा खिलवाड़ है। और बड़ी बात यह है कि इस पर भी तमाम लोग चुप बैठे हुए हैं, मेन स्ट्रीम के मीडिया, और चुप इसलिए है क्योंकि उसको इसमें कोई मलाई नहीं मिल रही है। हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता, कुछ जातिवाद धर्मवाद नहीं हो सकता, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि मैटर इंटरनल है और गलती आंतरिक है, इसी वजह से चुप है। लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, वो हमको थूकेंगी, ऐसा ऐसा कहेंगी कि हमारे देश में ऐसा ऐसा हो रहा था, आपको पता था, पता होने के बावजूद भी आप शांत थे। मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए, और इसकी एक डिटेल वीडियो आप लोगों को जरूर मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो के माध्यम से। आमतौर पर जो कातिल हैं, सुपारी किलर, जो सुपारी लेकर के कत्ल करते हैं, उसको यह रहता है कि पहले से उनके टारगेट फिक्स रहते हैं कि मुझे इसको मारना है और इससे इस बात का बदला लेना है। कई महीनों की प्लानिंग होती है, कत्ल करने का एक मोटिव होता है, तमाम तरह की रैकी होती है, फिर पूरे एक प्लान के तहत ये कत्ल किया जाता है, कोई भी कत्ल हो। और अंत में फिर यह होता है कि कातिल की पहली कोशिश कि वो पकड़ा ना जाए। लेकिन आज इस कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस कहानी में जिसको मारा गया था, उसको दरअसल मारना ही नहीं था, जिसको मारना था वो मरा नहीं। कातिल से जब पूछा गया कि तुमको इससे क्या दुश्मनी थी, तो कातिल कहता है कि दुश्मनी इससे नहीं थी, किसी और से थी, यह तो बेकसूर था। फिर भी पूछा कि क्यों मारा गया, तब उन्होंने कहा कि बस मन किया और मैंने मार दिया। मारना किसी और को था, लेकिन गलती से इसे मार दिया। आज की कहानी एक ऐसे कातिल की कहानी है जिसको किसी का कत्ल करना था, जो भी उसके सामने मिल गया उसको मार दिया। कहानी मध्य प्रदेश की है। कहानी मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रीवा। कहानी इसी मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है, और इस कहानी की असल शुरुआत होती है चंद दिन पहले।
चंद दिन पहले मध्य प्रदेश के रीवा में एक जगह लगती है बैतुल, और इसी बैतुल में एक गांव है दवानी गांव। उसी गांव में एक 75 साल का शख्स जिसका नाम था मुन्ना लाल रेलवे में एक कर्मचारी थे। 60 साल की उम्र तक उन्होंने रेलवे में अपनी सेवा दी। सेवा देने के बाद अब 60 की उम्र पार कर सरकारी नौकरी पर अब उन्हें रिजाइन देना पड़ा। ठीक ठाक पैसे वैसे भी मिले उनको रिजाइनेशन के तौर पर। उस पैसों को अपने बेटे को सौंप दिया। बाकी जिंदगी आराम से अपने घर में गुजार रहे थे। ठीक ठाक पैसा उन्हें मिला था रिटायरमेंट के वक्त, और बाकी ठीक ठाक उन्होंने पैसे कमाए भी थे। बेटा भी ठीक ठाक तरीके से कमा रहा था। तो खेत में इनका एक अलग से घर बना हुआ था। उस घर पर अक्सर यह लोग रहा करते थे। ठीक ठाक बढ़िया जिंदगी जीते। मुन्ना लाल भी बढ़िया आदमी थे, सबसे मिलते रहते थे, सबसे हंसमुख तरीके से बात करते थे। ना ही किसी से कोई शिकवा, ना ही किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, ना ही कोई कला बहस। तमाम चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी जिंदगी में। उसके बाद अभी चंद दिन पहले की बात है। आमतौर पर मुन्ना लाल की एक आदत थी कि वो जहां पर सोते थे, सोने के बाद जब सुबह उठते थे तो उठने के बाद वापस अपनी बहू को आवाज देते थे। वो चाय पीने की व्यवस्था करती थी या ब्रश वगैरह करके, दातुन वगैरह करके, जो दैनिक क्रिया है उसको फ्री होकर के चाय पीते थे। अब डेली की घर की औरतों की भी यह रूटीन थी, बाबूजी आते होंगे और उनको चाय देनी है। अब रोज वो आते थे, लेकिन उस दिन वो आए नहीं। अब उस दिन वो नहीं आए तो लोगों को बड़ा अजीब लगा। घर वालों ने कहा कि भाई जाकर के देखो कहीं बाबूजी बीमार तो नहीं है। घर वाले जाते हैं, देखते हैं, आसपास आवाज लगाई, बिस्तर पर देखा बाबूजी हैं, तो उन्होंने देखा कि बिस्तर पर कोई है ही नहीं। घर के सारे लोग उनको आवाज लगा रहे हैं, बाबूजी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मन में उलझन भी, बाबूजी कहाँ चले गए, बड़ा सा उलझन चल रहा था। इसी दौर में घर के एक सदस्य की नजर जमीन पर पड़ती है। जमीन पर जैसे ही नजर पड़ी वो बहुत चीखता हुआ वो सदस्य पीछे हटता है, चिल्लाने लगता है, सर पकड़ लेता है। इतनी देर में तमाम लोगों की नजर भी पड़ जाती है। तमाम लोग मानो काटो तो खून नहीं, नीचे मुन्ना लाल बदहवास पड़े थे। शरीर पूरा खून से डूबा हुआ था। एक धोती उन्होंने पहन रखी थी, बाकी पूरा जिस्म खुला था, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धारदार हथियार से उनके ऊपर वार किया था। फौरन परिवार वाले भाग के मुन्ना लाल के पास जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद अभी ये घायल है, जान बाकी होगी। हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हाथ पकड़ते हैं, हाथ शरीर छूते हैं तो पता चलता है कि जिस्म ठंडा पड़ चुका है, सांसें दम चुकी है। अब जब तमाम चीज परिवार वाले देखते हैं, देखने के बाद बदहवास आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आती है। पुलिस के आने के बाद जब वो बॉडी देखती है, उस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। इधर अब जांच पड़ताल शुरू कर देती है। सबसे पहले परिवार वालों से पूछताछ की कि भैया आपको किसी पे कोई डाउट या कोई भी जो मामला हो, सीधा साधा कत्ल का लग रहा है। अब जब परिवार वालों से पूछा गया तो परिवार वालों ने कहा कि साहब 60 साल के थे, जब से रिटायर हुए हैं, 75 साल यानी 15 साल से यही रह रहे हैं। इनकी न कभी किसी से कोई लड़ाई हुई, न कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ, न ही हमारी कभी किसी से किसी भी तरह की कोई लड़ाई हुई। तो आखिर हम इल्जाम लगाएं तो किस पर लगाएं? पुलिस वालों ने कहा कि आप थोड़ा सोच लीजिए, क्या पता किसी से भी कोई भी लड़ाई झगड़ा कोई बहस हुआ हो। बात बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी शख्स होगा, किसी को मारेगा तो कोई तो मोटिव होगा। लेकिन परिवार वालों ने साफ साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि किसी के पास कत्ल करने का कोई उद्देश्य रहा होगा। पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा कुछ सवाल है, उनके जवाब परिवार वालों से लेना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है पूछिए। अब उन्होंने परिवार की कुंडली खंगलवाने की शुरू की। उनमें से कोई भी किसी से भी किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा, जमीनी विवाद या कोई पारिवारिक मैटर, कोई पड़ोसी डोसी में कोई भी कहा सुनी कभी नहीं हुई है। यानी एक कत्ल के लिए जितनी वजह हो सकती है, उन तमाम चीजों को, उन तमाम वजहों के पीछे पुलिस वाले पढ़ते हैं, उनके बारे में पता करते हैं कि शायद कोई जानकारी, कोई क्लू मिल जाए। लेकिन चाहे जितनी पूछताछ कर लें, जितनी मर्जी डिटेल्स निकालकर परिवार वालों का एक सर में जवाब देना है कि साहब हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, किससे क्या हुआ है, क्या किसी का कोई झगड़ा हुआ है भी या नहीं हुआ, हमें इसके बारे में कोई भी पता नहीं है। पुलिस वालों ने कहा कि भैया यह कैसा मामला है। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अपने तरीके से देखते हैं। अब जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। अब जब रिपोर्ट आने में और मामले को और उलझा दिया था रिपोर्ट आने के बाद। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया कि इस आदमी ने मरने से पहले कोई संघर्ष ही नहीं किया था, यानी सोते सोते हुए इसे मारा गया। दूसरी चीज जो निकल करके सामने आई कि मरने वाले शख्स को किसी कुल्हाड़ी के जैसे हथियार से मारा गया है और बड़ी बेरहमी से मारा गया है। अब जब एक परिवार वाले कह रहे हैं कि किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कह रही है कि जिसने भी मारा है बड़ी बेरहमी से मारा है, तो कोई बेरहमी से क्यों मारेगा? मारने के पीछे कोई वजह होगी। अच्छा, इस आदमी के पास कोई ज्यादा माल मटेरियल रहता नहीं था, न किसी से लूटपाट के नजरिए से इसके ऊपर हमला किया हो, इस तरह का भी कोई क्लू सामने नहीं आ रहा था। ऐसा भी कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस वाले
दोहरी एक तरह से कह सकते हैं गेट पर खड़े थे, एक परिवार का स्टेटमेंट जिसके हिसाब से उसके हिसाब से किसी का कोई झगड़ा नहीं, एक पुलिस की अपनी जांच पड़ताल जिसके हिसाब से किसी ने रंजस के तहत मारा। अब पुलिस वाले कुछ और सोचते हैं, जब यहाँ से बात नहीं बनी तब उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार वाले ही इसमें शामिल हो, तो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा पड़ोसियों से भी पता कर लेते हैं। लिहाजा पुलिस वालों ने पड़ोसियों से भी पूछताछ करी, क्या किसी से कोई लड़ाई थी, किसी से कोई झगड़ा था या किसी से कोई दुश्मनी का एंगल। जब पता किया जाता है तो कुछ और चीजें पता चली और कुछ जानकारियां निकली, और वो चीज पता ये चली कि पड़ोस का रहने वाला एक और शख्स जो गायब है, और शायद इस आदमी का मुन्ना लाल के पोते से कुछ मैटर था। अब पुलिस वालों ने कहा कि मैटर क्या था, कुछ गांव के लोग और कुछ बताते, गांव वाले कुछ और बताते। इसी बीच एक उड़ती खबर जो पुलिस वालों को लगी वो यह थी कि मरने वाले शख्स का जो पोता है उसका पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ अफेयर चल रहा था, और इस बात को लेकर के उस महिला का जो पति था अच्छा खासा नाराज था। अब जब यह बात जैसे ही पुलिस वालों को पता चली, पुलिस वालों ने कहा कि हाँ वो शख्स कहाँ है, हमें भी मिलवाओ। पुलिस वालों ने कहा कि जल्दी से जल्दी उस शख्स को हमारे सामने खड़ा करो। जब यह बात पता किया तो पता चलता है कि वह शख्स फरार है, और एक और अफेयर दूसरे पुलिस वालों ने कहा बस कुछ तो करो, यहाँ से कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली है। फिर क्या था, पुलिस वाले अपने हिसाब से उस शख्स की तफ्तीश करते हैं, तलाश करते हैं, तमाम नाकाबंदी, तमाम घेराबंदी करते हैं, और जब ये तमाम चीजें करते हैं तो पता चलता है कि वह शख्स तो पुलिस से छुपता फिर रहा है। पुलिस वाले अपने मुखबिर को एक्टिव करते हैं, एक्टिव करने के बाद अंत में उसे गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद जब थाना लाते हैं तो पूछताछ करते हैं, तो कहानी निकल करके सामने आई। यह कहानी सही है या गलत है यह तो एक अलग सी बात है, लकीर है उसको जस्टिफाई करती है, लेकिन ये इस कहानी की असल शुरुआत होती है लगभग साल भर पहले की। 1 साल पहले मुन्ना लाल का जो पोता था वो अक्सर घर पर ही रहता था, जो कि मुन्ना लाल भी रिटायर हुआ था, तो ठीक ठाक पैसे उनके परिवार वालों को मिले थे। उन पैसों से वो ऐश किया करता था, अय्याशियां किया करता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली एक महिला से होती है, और महिला का जो पति था वो अपने परिवार को पालने पोलने के लिए बाहर जाता था, बाहर कमाता था। आजकल तो यह भी एक श्राप हो गया आज के टाइम में कि अगर पति बेचारा अपनी पत्नी को लाने के लिए बाहर रहे तो घर पर अफेयर चलते हैं। इस तरह की चीजों की खोजबीन होनी शुरू हो जाती है समाज में। बाकी इसी रंजिश थी, यही रंजिश था जिसके पत्नी के साथ ये अफेयर चल रहा था मुन्ना लाल के पोतों का। उन्होंने पिछले 1 साल में लगभग तकरीबन बताया जाता है कि 3 बार आकर के मुन्ना लाल से इस तरह की कंप्लेंट किया था, लेकिन मुन्ना लाल थे कि इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे, और अंततः लास्ट में ये हुआ कि जिसको मारना था वो तो नहीं मरा, लेकिन गुस्सा और रंजिश के चलते जिस बेचारी की इसमें कोई भी गलती नहीं थी इस बेचारे को मौत के घाट उतार दिया गया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।